नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको वसा के बारे में डिटेल्स बताई है। फैट का क्लासिफिकेशन और आपके फैट के क्या फंक्शंस हैं, फैट के कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, इस पर मैंने लेक्चर डिलीवर किया है, वीडियो बनाया है, तो आप यूट्यूब में जाकर के देख सकती हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी वसा की अधिकता के प्रभाव। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था वसा की कमी से क्या प्रभाव होते हैं। अब आप मेरे कहने पर ऐसा मत करना कि रोज ही पूड़ी, रोज ही हलवा खाना शुरू कर देना और खिलाना शुरू कर देना। आप ये कहोगे ना कि मैडम ने तो हमें क्लास में बताया था कि अगर हम वसा नहीं ज़्यादा मात्रा में लेते हैं या कम मात्रा में लेते हैं तो हमारे शरीर में वसा की कमी हो जाएगी, त्वचा हमारा खराब हो जाएगा, हमारी सुंदरता कम हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, हर चीज़ की एक सीमा होती है, सीमा के भीतर ही लेते हैं। अति सर्वत्र वर्जयते, ना अधिक मात्रा में अगर कोई भी चीज़ काम करते हो, कोई भी काम करते हो तो नुकसानदायी होता है। ना अति बोलना, ना अति चुप, ना अति वर्षा, ना अति धूप। आप जानते हो ना ये कहानी, तो आप जानते हो अच्छी तरह से। तो हमें कोई भी चीज़ करो तो लिमिट में ही करना चाहिए। तो खाने के मामले में भी आप लोग भोजन को तो लिमिट मात्रा में, एक लिमिट ही आपके एक सीमा के भीतर ही लो, अधिक न मत लो। तो आज मैं यही बता रही हूँ कि वसा की अधिकता से बॉडी पर हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो, मोटापा बढ़ेगा। अगर आप अधिक मात्रा में वसा लोगे तो मोटापा बढ़ेगा। अब मोटापा कैसे बढ़ेगा तुम जानते हो। अधिक मात्रा में लेने से मोटापा इसलिए बढ़ता है कि जितना हम खाते हैं और हमारी बॉडी में कितना एनर्जी चाहिए। बैलेंस डाइट में आपने पढ़ा होगा कि हमें 20 से 30 ग्राम ही वसा लेना है, इससे ज़्यादा मत लो। इससे अगर ज़्यादा वसा लेते हो तो ये नुकसानदायी हो जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त वसा बॉडी में जाकर के संग्रहित हो जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, जो पेशियों में होकर जमा हो जाएगा, आपके लीवर में जमा हो जाएगा। और इससे भी अगर अधिक आपने लिया तो फिर वो एडिपोज टिश्यू में हो जाएगा कन्वर्ट, और एडिपोज टिश्यू में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो बेटे वो मोटापा क्रिएट करेगा। तो मोटापा एक नहीं अनेक बीमारियों का जड़ है, इसलिए मोटापा से जितना हो सके बाय बाय रखो। तो हमें हमारे भोजन में अधिक मात्रा में वसा नहीं लेनी चाहिए, हमें संतुलित मात्रा में ही वसा लेनी चाहिए। वसा में खास करके जो सैचुरेटेड फैट है, घी है, मक्खन है, इनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए, बहुत अधिक नहीं। असंतृप्त वसा जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता, जो आपको तेलों में मिलता है वो अधिक नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ये वसा आपको नुकसान करती है। तो ये ध्यान रखना कि हमको ज़्यादा मात्रा में वसा नहीं लेनी है। ये मोटापा इंक्रीज करेगा। जब मोटापा बढ़ेगा तो हार्ट डिजीज हो जाएगा, किडनी जैसे डिजीज हो जाएगा, आपके लीवर को खराब कर देगा, आपको चलने फिरने में परेशानी होगी। आप मोटे आदमी को देखते हो, थुलथुले होते हैं, चल नहीं पाते, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे हाँफने लगेंगे, फुर्ती खत्म हो जाती है, वो काम नहीं कर पाते हैं, और सबसे बड़ी बात तो उनका बॉडी बेढंगा हो जाता है। चेहरे की जो है ना मांसपेशियां सब लटक जाती हैं। तो क्या ये अच्छी बात है? मोटापा के एक नहीं अनेक बीमारियों की जड़ है, इसलिए इससे बचो। दूसरा क्या होता है? डायबिटीज, मधुमेह। जब हम भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या वसा लेते हैं तो वो मैंने आपको पहले बताया ना बन जाता है ग्लूकोज में। पहले बताया ना कि दोनों टूटेंगे, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज दे देगा हमें एनर्जी। लेकिन जब अधिक मात्रा में हम वसा लेते हैं तो जो ग्लूकोज हमारा बना बहुत ज़्यादा मात्रा में बन गया। हमको बॉडी में चाहिए मान लो ग्लूकोज की मात्रा 120 ग्राम मिलीग्राम, या हमें जितनी चाहिए उससे हमने ज़्यादा ग्लूकोज बन रहा है हमारी बॉडी में, तो क्या होगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। अब वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर लीवर में जाएगा, मसल्स में जाएगा, पेशियों में जाएगा। तो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करने के लिए बॉडी को फंक्शन करना पड़ता है। इसके लिए पैनक्रियाज है, अग्नाशय नाम सुना होगा। अग्नाशय के इजलैंड्स ऑफ लैंगरहंस की द्वीपिकाओं से निकलता है इंसुलिन, और ये इंसुलिन एक्ट करता है किस पर? ग्लूकोज पर। और अतिरिक्त जितना हमें बॉडी में ग्लूकोज चाहिए उतना तो रखेगा, और रिमेनिंग को क्या करता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है।
और फिर जब ज़रूरत होगी तो उस ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और हमें एनर्जी मिलेगी। तो इस स्थिति में आप देख रहे हो ना, पैनक्रियाज को अधिक काम करना पड़ रहा है। जितना आप वसा खा रहे हो, जितना आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, आपने अपनी बॉडी को काम करने के लिए लगा दिया। पैनक्रियाज ज़्यादा इंसुलिन सेक्रेट कर रहा है, पैनक्रियाज को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, पैनक्रियाज हो जाती है खराब। यूँ तो देखो, जो मोटापा है या जो आपका डायबिटीज है वंशानुगत रोग भी है, हेरिडिटरी डिजीज है, लेकिन वसा भी एक बड़ा फैक्टर है। इसीलिए जो इंसुलिन जो है आप देखते हो ऊपर से डॉक्टर साहब देते हैं। जो डायबिटीज के रोगी होते हैं, मधुमेह के रोगी होते हैं, उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में बनता नहीं है, पैनक्रियाज से इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे। मधुमेह की अवस्था में जितना ग्लूकोज हम भोजन के माध्यम से, जो हमने वसा लिया या कार्बोहाइड्रेट लिया, जिसके माध्यम से जितना हमारा बॉडी में जाके ग्लूकोज बना, उनको कन्वर्ट होना होता है ग्लाइकोजन में। वो जमा हो जाता है लीवर में, याद रखना। और लीवर की अभी एक सीमित मात्रा है, उतना ही जमा होगा, शेष चला जाएगा पेशियों में। पेशियों में भी एक लिमिट मात्रा है, तो ज़्यादा जमा हो जाएगा एडिपोज टिश्यू में और वो बढ़ाएगा मोटापा। लेकिन जब इंसुलिन नहीं रहेगा बॉडी में, जो इंसुलिन एक हार्मोन है, मैं भी बता रही हूँ, तो अगर वो नहीं रहेगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ही नहीं होगा। पहले एक प्रोसेस खत्म हो गया। जब प्रोसेस पहला खत्म हो गया तो ग्लूकोज फिर क्या होगा, रक्त में ही रहेगा। रक्त से कहाँ चला जाएगा, किडनी में। किडनी में जाएगा, किडनी को छानना पड़ता है, उतना छान नहीं पाएगा, तो पेशाब के माध्यम से आपके ग्लूकोज निकलने लगता है। इसीलिए उसको मधुमेह कहा गया है, चीनिया पेशाब भी कहते हैं। और आपका इसका एक पहचान भी ये है कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज हुआ है, वो अगर कहीं भी पेशाब कर लेता, तो देखो थोड़ी देर में चींटियां वहां आने लगती हैं, उसमें से ग्लूकोज को खाने के लिए, उसकी चीनी को खाने के लिए। चींटियां तो वहीं लगेंगी जहां मीठा होगा, तो उसके पेशाब के माध्यम से चीनी निकलने लगता है। समझ गए। तो क्या होता है, डायबिटीज। अब वसा अधिक मात्रा में अगर हम लेते हैं तो हार्ट डिजीज हो जाता है। आजकल अधिकांश लोगों को, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको आप देखोगे हार्ट डिजीज बहुत ज़्यादा हो रहा है, हृदय रोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है कि अभी मैंने आपको बताया था, जो वसा है वो होता है, उसमें होता है कोलेस्ट्रॉल। नाम सुना है कोलेस्ट्रॉल, जहाँ कई सारे चीज़ों को, सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन को बनाने में, या बाइल साल्ट के निर्माण में, अथवा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन के निर्माण में जहाँ आवश्यक होता है, तो हमारे कोलेस्ट्रॉल की हमारी बॉडी में एक सीमित मात्रा ही होनी चाहिए। 120 to 160 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड ही होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल हमारे रक्त में ही बहने लगेगा। फिर वो बह करके कहाँ जाएगा, जो हमारी ये आपकी धमनियाँ हैं, धमनियों की दीवारों में जाकर के ये कोलेस्ट्रॉल जमने लगेगा और धमनी की दीवारों को संकरा कर देगा। जैसे नाली है ना, आप घर में नाली देखते हो ना, अगर उसमें धीरे 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 कचरा फंसते जाता है तो नाली क्या होती है, जाम हो जाती है। इसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल हमारे जो धमनियां हैं उनके आंतरिक दीवारों में, कैपिलरीज के आंतरिक दीवारों में फंसने लग जाती हैं, जमने लग जाती हैं, और इसके ऊपर कैल्शियम का जमाव हो जाता है, कैल्शियम साल्ट का, लवण का। ठीक है, तो जब कैल्शियम का जमा हो जाएगा, जो दीवारें, जो ब्लड कैपिलरीज के वॉल्स होंगे, उस पर डिपॉजिट होने लगेंगे कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम कहते हैं, एक बीमारी है एथेरोस्क्लेरोसिस। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस एक बीमारी हो जाता है। और फिर इसके कारण जो धमनी की दीवारें हैं, वो उनका जो लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कम हो जाएगा। जब उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगा, फिर उसके ऊपर देखोगे कैल्शियम का जो जमाव हो जाता है, अभी मैंने बताया आपको, तो उसके कारण जब जहाँ भी साल्ट जम जाएगा वहाँ देखोगे कठोरता आ जाएगी, हार्डनेस आ जाएगा। मतलब जो आपकी नलियाँ हैं जिससे हमारा खून प्रवाहित हो रहा है, चाहे वो धमनी हो और धमनी की आंतरिक दीवारें हो, उस पर जब कैल्शियम का जमाव हो जाएगा मेरा, तो देखोगे कि वो कठोर हो जाएंगे।
और जब कठोर हो जाएंगी नलियां और सक्रिय हो जाएंगी, खून का प्रवाह बहुत धीमे धीमे होने लगेगा। और जब प्रवाह बहुत धीरे धीरे होने लगेगा तो देखोगे कि ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और हार्ट अटैक वाली हृदयाघात वाली संभावना हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। इसके बाद एक होता है किडनी डिजीज। किडनी डिजीज हो जाता है, गुर्दा में रोग हो जाता है। गुर्दा में रोग होने की क्या कारण है? जो हमारे एडिपोस टिश्यू है, जो भी मैंने आपको बताया, वसा के अधिक सेवन करने से एडिपोस टिश्यू की मोटी परत हो जाती है, गुर्दे के जो कोशिकाएं हैं उसमें जाके जम जाती हैं, एडिपोस टिश्यू की मोटी परत। और जब मोटी परत हो जाएंगी तो जो नेफ्रॉन है, किडनी का एक सेल्स, वो आपका वेस्ट मटेरियल को छानने में अयोग्य हो जाता है, छाना नहीं पाता है। किडनी के माध्यम से तो यूरिया, यूरिक एसिड, टॉक्सिन्स, अमोनिया, है ना, ये सारे निकलते हैं पेशाब के माध्यम से, ठीक है, तो वो छन नहीं पाता है, तो आपकी किडनी भी धीरे धीरे डैमेज हो जाती है और खराब हो जाता है हमारा किडनी भी। तो इस तरह से जहां वसा हमारे बॉडी के लिए, हमारी त्वचा के लिए लाभदायक है, वहीं वसा हमारे जो डिफरेंट फंक्शंस है, अगर अधिक मात्रा में लेते हैं तो जहां अति सर्वत्र बढ़ जाते वाली कहानी यहाँ लागू होती है कि अगर अति जहां भी हो जाता है वहां ये नुकसान करेगा। जैसे मान लो बहुत वर्षा बहुत जरूरी है खेतों में उपज के लिए, धान की उपज के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या बाढ़ वाली रूप हो जाता है, और बाढ़ आ जाती है तो जहाँ नुकसान हो जाता है फसलों को। इसी प्रकार से वर्षा आवश्यक है, लेकिन एक लिमिट मात्रा में। अधिक कम आता है तो अकाल पड़ जाता है, फसलें सूख जाती हैं। उसी प्रकार से हमारी बॉडी में कितनी मात्रा में हमें वसा चाहिए, कितनी मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना मात्रा में हमें प्रोटीन चाहिए, कितनी मात्रा में हमें विटामिन ए, डी, ई, के चाहिए, इसकी बैलेंस संतुलन होना आवश्यक है। जहाँ संतुलन नहीं होगा वहीं गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी और परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। तो आज मैंने आपको वसा कंप्लीट करवा दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक दो जाने के लिए इजाज़त, बाय बाय।